उसके बाद वो थाना का रुआब दिखाया। तो कहीं ना कहीं जिस खानदान से बिलोंग करते हैं, हिम्मत तो बचपन से था। किसी तरह एक दो कट्टे का व्यवस्था हुआ और जो है थे कि दरोगा जहाँ मिलेगा ना समझी था कि उसका रेकिंग करते थे कि इसको मार देंगे, हमको भी वजह मारा है, हमको भी जेल में रहना पड़ेगा, रह जाएंगे, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं, इसको मार देंगे। तो हम ऐसा क्यों नहीं बन जाए, कल उस थाना को ही हम जोते, उस थाना को चलाएं। यानी कि इस पृथ्वी पर कहा जाता है मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत। तो अभी आपके ऊपर कितना केस है? अभी लगभग 20 मुकदमा है। 20 मुकदमा है जी। ये 20 मुकदमा हुआ कैसे? एक भी मुकदमा आपराधिक केस नहीं है, एक भी मुकदमा जो है गाड़ी छीनने का नहीं है, गोली चलाने की नहीं है। कि एक फोन पे 200 400 500 मोटरसाइकिल एक फोन पे जुड़ता था और कभी भी बाजार बंद हो जाती थी, कभी भी जो सड़क जाम हो जाता था, कभी भी थाना घेर लेते थे, कभी भी अनुमंडल घेर लेते थे। उसके बाद जब डीएसपी को लगा कि केस भी होने से ये लोग पीछे नहीं हट रहा, डर नहीं रहा, लास्ट में वो क्या किया, फुटा कि एक साथ जेल नहीं भेजता था। उसको लगता था एक साथ जेल भेज देंगे तो एक ही खर्च में ये लोग, एक ही परिश्रम में, मेहनत में निकल जाएगा। अलग अलग करके जेल भेजो, 10-10 गाड़ी 12-12 गाड़ी से मेरे घर को घेरा करते थे, लगता था कि हम आतंकवाद हैं। मेरे पिताजी बैठे हैं, उनसे भी पूछिएगा उस समय में मेरा गांव का क्या हालत कर दिया था। होटल को बुला लेता था और तब घर पे रेड मारता था, तब घर को, वो हमको पकड़ने के लिए नहीं था, तो इस वो प्रकार एक भाई पैदा करना चाहता था कि जो भी बच्चे, जो भी लड़के, जो भी छात्र युवा दुर्गा के साथ हैं, वैसे युवाओं के गार्जियन के अंदर भय पैदा हो। और लास्ट में उस पर सीबीआई टीम गठित हुई। हम जो है आदरणीय नेताजी हमारे गुरुदेव हैं पप्पू यादव, हम उनके लिए काम करते हैं, हम पप्पूवादी हैं। हर निजी क्लिनिक वाले 2-4 को नामचीन लोगों को, क्रिमिनल टाइप लोगों को अपने हॉस्पिटल पे रखता था। कुछ होता था वैसे लोग पहुंच जाता था और गरीब लोगों की बातों को दबा दिया जाता था। कई बड़े पूंजीपतियों के द्वारा पैसा फिनांस किया गया मरवाने के लिए। हम लोग जब पंचायत करते हैं, कहीं न कहीं जब सच्चाई नजर आती है, हाँ ये लोग जो है फलना जमींदार को हकीकत में पैसा दिया और वो पैसा लेके मुकल रहा है, तो वैसे जगह पर एक केस भी होता है तो हम लोग अपने दल बल और बल के प्रयोग से कहिए कि बाहुबली से कहिए कि दमनगिरी से कहिए, वैसे लोगों को जमीन को कब्जा कर देते हैं। जब तक वो लिखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अगर वो 5 कट्ठा बामनी क्या हुआ तो उसका 15 कट्ठा हम लोग जोतते हैं। तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हमारे अपने लोग, हमारे जात के लोग उस समय में, शुरू के दौर में हम लोगों को इतना सताए हैं, इतना अति किए हैं। अधिकतर केस वो लोग बैठ के करवाते थे, अपना रुपया दे के करवाते थे। देखिए आज एक ऐसे समाज सेवी से मिलाने के लिए जा रहे हैं, इनका कहानी सुन करके कहीं न कहीं हैरान ही नहीं बल्कि आप परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख भारती। बहुत बहुत धन्यवाद, आप चल के यहाँ तक आए मेरे इंटरव्यू लेने के लिए, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गानंद उर्फ दुर्गा यादव है। दुर्गानंद उर्फ दुर्गा यादव उर्फ क्या जो है प्यार से जो है मेरा नाम दुर्गा यादव दे दिए, तो लोग अब हमको दुर्गा यादव के नाम से जानते हैं। पहले बचपन से लोग दुर्गानंद कहते थे, तो उसके बाद जो है जनता और हमारे बीच के लोग, दोस्त, शुभचिंतक सब जो है हमको नाम दे दिया दुर्गा यादव का। तो अब हम खुद भूल चुके हैं कि जब कोई दुर्गानंद बोल जाता है थोड़ा देर के लिए हमको लगता है हम ही को बुला रहा है कि दूसरे को बुला रहा है। अच्छा, नाम जो है दुर्गा यादव पड़ गया, तो वही दुर्गानंद बचपन का नाम है, बचपन से अभी तक सर्टिफिकेट नाम। उसके बाद जनता ने दुर्गा यादव का नाम दे दिया, तो दुर्गानंद उर्फ दुर्गा यादव हो गया नाम। तो दुर्गा जी आपका जो स्टोरी है अभी जो हम बात कर रहे थे, बड़ा हमको यूनिक लगा। तो क्या कुछ कहानी अपने बारे में कुछ बताएंगे? कहाँ तक आपने पढ़ाई की है और कैसे एक आम लड़के से यहाँ तक पहुँचे, कहीं ना कहीं समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में कैसे पहुँचना हुआ? जी, हम जो है भागलपुर सत्यम वेब इंस्टीट्यूट में रह के 12th का तैयारी की और IIT का तैयारी साथ ही चलता था। तो भागलपुर में थे और 12th का हम 2014 में एग्ज़ाम दिए और 2014 में जो है 350 प्लस नंबर था, बस फिजिक्स में क्रॉस लग गया तो हम एक तरह से फेल कर गए। 2015 में पुनः एग्ज़ाम दिए तो फर्स्ट डिवीज़न से हम पास किए 2015 में। IIT का तैयारी कर रहे थे तो उसका 15 में किए। 15 के बाद जो है भागलपुर में रहते थे, घर आना जाना लगा रहता था। उसके बाद जो है अस्थायी रूप से घर पर रहने लगे। उदा किशुनगंज जाना आना, हम लोग का मुख्य बाजार उदा किशुनगंज हो जाता है, प्रखंड बिहारीगंज हो जाता है, लेकिन हम लोग उदा किशुनगंज सीमावर्ती क्षेत्र में है, उदा किशुनगंज मुख्य बाजार है। तो एक तरह से उदा किशुनगंज में ही रहना होना हर चीज़ जो है वहीं होता था। तो उदा किशुनगंज में रहते थे और जो है हम पढ़ाई जो है ऑनर्स फाइनल हो गया है, अभी LLB का तैयारी चल रहा है। अच्छा, LLB का तैयारी चल रहा है। अभी आप करते क्या हैं? अगर रोज़गार की बात किया जाए तो क्या रोज़गार करते हैं? देखिए रोज़गार तो अभी जो है मेरा पहले ठेकेदारी भी रहा, ठेकेदारी किए
कई पुल कई सड़क आपको जो है मेरे नाम से मिल जाएगा, कई जगह बना हुआ। उसके बाद जो है अभी जो मेन काम है मेरा वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं? प्रॉपर्टी डीलिंग का, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं सब। अच्छा, तो आपके पिताजी के बारे में भी कुछ बताइए। मेरे पिताजी का नाम सिकंदर यादव हुआ। हम लोग मूल रूप से जो है आलमनगर के सोनामुखी दिरा क्षेत्र के निवासी हैं। वहाँ एक गौछी गांव है इटरी पंचायत में, वहाँ का निवासी हैं हम लोग। यहाँ मेरा घर बिहारीगंज प्रखंड के गमल पंचायत वार्ड नंबर 12 में गोरपार गाँव है। यहाँ मेरा ननिहाल है। यहाँ के मेरे मामा सिकंदर यादव पूर्व मुखिया रह चुके हैं। तो हम लोग, मेरे पिताजी हैं जो यहाँ पे अपने वो ससुराल में ही बस गए थे, यानी मेरे ननिहाल में हैं, यहीं पे बसे हुए हैं। और जो भी कार्य किया शुरू से मेरे पिताजी का और मेरे गार्जियन का सबका भरपूर सहयोग रहा। कभी ये नहीं गार्जियन की तरफ से कहा गया तुम ये मत करो। मेरा गार्जियन का सोच था कि अगर वो कुछ कर रहा है, अगर हम उसको रोक देंगे तो हो सकता है कि जो कार्य वो करने जा रहा है 4-5 लड़का मिल के 10 लड़का मिल के, आज हम किसी कारण उसको रोक देते हैं, उसी में से जो और लड़का है वो काम करते रह जाए, कल वो कहीं और पहुंच जाए, अपने कामयाबी पे पहुंच जाए। और मेरे वजह से हम जो बेटा को रोकेंगे, मेरा बेटा यहीं रह जाए, तो कल कहीं ना कहीं पापा को अपने आप में जो है अपने आप को कोसते कि हम काश अपने बेटा को नहीं रोकते तो आगे रहता। इसलिए मेरे घर की तरफ से भरपूर छूट रखा गया, तुमको जो करना है वो करो। बस यही है कि हम जिस फील्ड में आए तो थोड़ा पढ़ने में तेज थे, तो हर किसी के गार्जियन को होता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे। एक अच्छे का है कि हम ज़्यादा अमीर फैमिली से नहीं है, मिडिल क्लास यानी गरीब फैमिली से ही कहा जाए कि एक गरीब फैमिली से थे, लेकिन तो भी मेरे पिताजी 3 भाई हैं, सबसे छोटे हैं हमें, तीनों को बाहर पढ़ाते थे। मेरे पिताजी और माताजी का बस एक ही सिद्धांत था कि मेरे बच्चे किसी तरह पढ़ के जो है मुकाम, क्योंकि मेरे पिताजी क्या बसने का यहाँ मूल बात ये था कि हम जिस क्षेत्र से आते थे उस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा इलाका था। वहाँ गोली बंदूक हथियार रंगबाजी ये ज़मीन कब्जा ये सब चलते रहता था, एक दूसरे में मुठभेड़ होते रहता था। तो गार्जियन का, मेरे पिताजी का, मेरे बड़े पापा का यहाँ आने का मूल बात था कि मेरे बच्चे को जो है अच्छा परवरिश हो, मेरे बच्चे जो है पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम पे जाए, शिक्षित बने। इसलिए हम लोग के गार्जियन जो है, और वो जिस इलाका से आता है वो बाढ़ इलाका है कि हर साल बाढ़ आता है। तो बाढ़ आने के बाद जो है लोगों का स्कूल जाना, कोचिंग जाना, हर चीज़ से जो है दूरी बन जाता था। तो मेरे गार्जियन का मेन यहाँ आने का मकसद अपने वहाँ पे काम रोजगार सब कुछ को, जगह संपत्ति घर को छोड़ के यहाँ आकर बसने का था। कहीं बच्चे का जो है भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए आपके पिताजी यहाँ पे बसे कि मार्केट के टच में रहेंगे तो हमारा बच्चे का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। तो आप राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आप घुस गए? मेरे माँ बाप का शौक था कि मेरे तीनों बच्चे पढ़े और शिक्षित बने, संस्कारी बने, जो है व्यवहारिक बने और संस्कृति सभ्यता से सामाजिकता से जुड़ा रहे, और जो है एक नौकरी सरकारी नौकरी करे, ताकि घर का जो भी दिक्कत परेशानी था, जिस चीज़ से हमारे गार्जियन हम लोग जूझ रहे थे, जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली को बहुत दिक्कत होता है। क्या है कि जो गरीब होता है वो खेत में मजदूरी करके खा लेता है, जो सबसे अमीर होता है उसको किसी चीज़ का कमी नहीं होता है। मिडिल क्लास लोग को जो होता है कि वो ना खेत में मजदूरी कर सकता है, उसको अपने मान सम्मान को भी देखना है, और उसको जो है अच्छे परवरिश में भी जीना है, और वो जो है मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, गलत काम भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस पृथ्वी पर कहा जाता है मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो जो सबसे गरीब है, जो काम वो करते वो कर भी नहीं कर सकते अपने मान सम्मान को देखते हुए, अपने स्वाभिमान को देखते हुए, लेकिन उसको जीना भी अच्छे से है। तो जीने के लिए तो रुपया चाहिए, रोजगार चाहिए। तो मिडिल क्लास लोग को बहुत दिक्कत होता है, इसलिए माँ बाप का था कि नौकरी करे, ताकि जिस चीज़ से हम लोग जूझते आए हैं वो हमारे बाल बच्चे जो है न जूझे। तो उसके बाद जब हम वहाँ भागलपुर में पढ़ाई कर रहे थे, जब 2015 में, तो 15 में मतलब हॉस्टल खाली करके रूम ले लिए थे लॉज में। उसके बाद वहाँ से घर आना जाना लगा था। तो और जो है तभी सोच रहे थे कि क्या किया जाए, कंपटीशन की तैयारी किया जाए कि फिर वही IIT की तैयारी में चल जाए, क्या करें। एक तरफ अपने गार्जियन का जो आर्थिक अपना करियर बनाना चाह रहे थे। हाँ, अपना गार्जियन का आर्थिक स्थिति भी देख रहे थे कि गार्जियन का था कि उसका अपना काम था, उसका था कि मेरे बाल बच्चा को कोई परेशानी ना हो, हम अपनी तरफ से 100% अपने बच्चे को दे पाएँ ताकि वो पढ़े लिखे। लेकिन एक बच्चे का भी काम होता है वो अपने गार्जियन के आर्थिक स्थिति को देखे, हम जिस तैयारी में करने जा रहे हैं क्या वो हमारे गार्जियन जो है वो चीज़ कराने में सक्षम है कि नहीं। हम अपने गार्जियन को देखे तो हम इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते थे, हम अपने आप को रोक दिए
कि अदर कंपटीशन का जो है जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगे। इसी दरमियान हम जब घर आना जाना लगा रखता था तो उस समय जो है हम उदय किशोर से जुड़े थे, कुछ दोस्त लोग बना था तो शाम में रोज़ जो है राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करते थे, उसी से मार्केट जाना लगा रहता था। उसी दरमियान जो है उदय किशोर थाना के पुलिस के ड्राइवर थे, कमांडर जीप के ड्राइवर थे, उसी से साइड लेने में नोक झोंक हुई और वो जो है बड़ी ही बर्बरतापूर्वक जो है वो हम पे जो है कहा जाए कि भाषा से, उसके बाद शब्द से वो प्रहार किया। उसके बाद वो थाना का रुआब दिखाया। तो कहीं ना कहीं जिस खानदान से बिलोंग करते हैं, हिम्मत तो बचपन से था, क्योंकि मेरे घर में जो है सब दिन अति किया गया था, स्वाभिमान से जो है समझौता नहीं, कुछ भी हो जाए स्वाभिमान से समझौता नहीं, उसके लिए जितना लड़ाई लड़ना पड़ जाए। उसमें गार्जियन का सपोर्ट रहता था। तो गार्जियन का एक भी सपोर्ट रहता था, कोई भी चीज़ जो हार के नहीं आना है, ये गार्जियन का शुरू से हम लोग का खानदान का ही रहा है। उसके बाद जब थाना का ड्राइवर जो है वो जो है थाना का रुआब दिखाया तो हम भी जो है साथ मारपीट किए। हाँ, हम भी नए खून थे, नए लड़के थे जो उसमें चल गए थाना में। तो तभी तक आना जाना नहीं लगा था। हम शायद फर्स्ट बार थाना गए थे उस समय में, थाना के अंदर कैंपस में। आपका कितना उम्र होता होगा? उस समय मेरा उम्र था 18 साल, 18-19 साल। मतलब एकदम खून गर्म था। हाँ, खून गर्म था। तो उसके बाद जब थाना पहुँचे तो वहाँ दरोगा के सामने जो है, जो दरोगा उधर से निकला तो उसके समक्ष बात रखे। लेकिन कोई भी होता है कि अपने विभाग का बचाव करता है। उसका ड्राइवर उसके विभाग का था, उसका लोग था, कहीं के उसके साथ दिन रात रहता था। बाद में समझ आया कि वो न्याय क्या देता, कभी कोई होता अपने लोगों के बचाव के लिए होता, उसका लोग गलत भी कर दे। उसी में जो है बहस हुई तो हम थोड़ा कानून बतिया दिए, क्योंकि हमको जो है इस सब चीज़ में दिलचस्प राजनीतिक में पहले से था। बच्चे थे, जब न्यूज अखबार आता है ना, अखबार जब आता था सुबह में जो है टक लगाए बैठते थे कि अखबार कब आएगा। जब तक अखबार नहीं पढ़ते थे तब तक जो है नाश्ता सब करने का मन नहीं करता था। इस सब चीज़ से जुड़े हुए थे और राजनीतिक में दिलचस्प था कि कब बचपने से कौन क्या है नहीं है, कैसे सरकार बनी क्या बनी, उस सब चीज़ का अखबार पढ़ते पढ़ते नॉलेज आया था, न्यूज़ देखते देखते। तो तब जो है जाके वही थाना में मारपीट कर दिया। मारपीट करने के बाद हमको अपने आप में लगा कि वही बोले ना कि स्वाभिमान से समझौता नहीं, कि साला बेवजह मार लिया, यहाँ ड्राइवर का ऐसे कर लिया। थाना जाने के बाद उसके पास न्याय के लिए गए तो वो ऐसे कर दिया। तो आए हम अपने घर में बोले, घर वाले सब समझाए। उसके बाद जो है अपने मामा के पास बोले, मामा भी बोले जाएंगे थाना पे। तो हमको लगा कि मेरे खानदान में ऐसा कोई क्यों नहीं है। हम तो कोई गुनाह नहीं किए थे, ना हम अपराधी थे, न क्रिमिनल थे, न पैसा छीने थे, न चोरी किए थे, न छिनरपन किए थे, न किसी लड़की को छेड़े थे। तो भी बेवजह जो इतना मार लिया। तो आखिर जो है कि मेरे खानदान में ऐसा कोई था क्यों नहीं कि अभी थाना में एक फ़ोन करता उसको समझ में आ जाता हम किसके बेटा को, किसके भतीजा, किसके भगना को मारे हैं। तो उसको भी डर होना चाहिए था कि हम किसको मारे। तब समझ में आया कि ये लोग आम लोग के साथ क्या करते होंगे। वैसे पता नहीं, बचपन से पुलिस से घिरना थी। जो पुलिस के बारे में सुनते थे, न्यूज़ में देखा करते थे कि ये होता है कि वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए उसको रखा जाता है, लोगों को रक्षा करने के लिए उसको ड्यूटी दिया जाता है, और हम लोग का, आप लोग के टैक्स के पैसे से उसको जो है सैलरी मिलता है। लेकिन वो जो है हम लोग के आम आवाम के नौकर के जगह जो है वो जो है मतलब कि अफसरशाही कहते हैं ना, कि पूरा नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही बहुत है। फिर आप बदला फिर लेने के लिए उस दरोगा से बदला तो था कि जाने में था कि पूरा बदला लेना है तो लेना है किसी तरह जो है। दरोगा से बदला, 18 साल का लड़का और दरोगा से बदला कैसे लेगा? तो उस समय में था क्या था नज़र में किसको करना, और हम जिस क्षेत्र से आते थे उस क्षेत्र मेरा जो है इस सब चीज़ में बहुत जो है नामी था। डेरा क्षेत्र से आते थे, किसी तरह 1-2 कट्टे का व्यवस्था हुआ, और जो है थे कि दरोगा जहाँ मिलेगा ना समझी था, समझ कम था। तो गार्जियन सब जानता था, ना समझाता, ना समझी था। हम और मेरे एक चचेरा भाई है जितेंद्र यादव, तो उसको साथ में लेके उसका रेकिंग करते थे कि इसको मार देंगे, हमको भी वजह मारा है, हमको भी जेल में रहना पड़ेगा, रह जाएंगे, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं, इसको मार देंगे। तब अपने आप में जब सोते थे बैठते थे तो हर वक्त दिमाग में वही चलती रहता था, ऐसा क्यों किया। तब हमको समझ में आया काज हम इसको कुछ कर देते हम भी तो जेल चल जाएंगे, मेरा घर परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, मेरा माँ बाप कुछ और सपना देखा है, तो हम ऐसा क्यों नहीं बन जाए कल उस थाना को ही हम जोते, उस थाना को चलाएं, उस थाना में जो कद एक तरह से हुकूमत चले, और आम लोगों के साथ जो घटना मेरे साथ घटित हुआ वो किसी आम लोग के साथ घटना घटित हो तो हम जो है उसके लिए लड़ाई लड़ पाए,
उसको न्याय दिला पाए। आज मेरे साथ जो हुआ वो अनेकों के साथ होता होगा। अपने आप में संकल्पित हो चुके थे कि अब अपने आप कुछ मुकाम पे ले जाना है कि एक दरोगा को मार के क्या करेंगे, इसका भी जो है घर में भी बाल बच्चा होगा, इसका बच्चा पढ़ता होगा, किसी का सुहाग मिटाना, किसी के पिता को छीन लेना कहीं ना गुनाह है, पाप है। तो ऐसा मुकाम पे खुद को ले जाएंगे कि कल ये थाना नाम सुने तो काम कर दे, क्योंकि कभी भी गलत का साथ ना दे कि हम गलत काम करने कहेंगे तो तब थाना वाला को लगे कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो ये दुर्गा यादव का नाम ले लिया है तो कहीं ना कहीं अब हमको गलत काम नहीं करना है, कहीं ना कहीं वो आ जाएगा, मेरा एक ऐसा इमेज बन जाए भ्रष्टाचारियों के नज़र में। और जो है ये जितना भी अफसर साहब पुलिसकर्मी हैं, बेईमान पुलिसकर्मी हैं, जो अन्याय करते हैं, उसके जहन में ये बैठ जाए कि जैसे ही मेरा नाम ले तो उसके दिमाग में बस एक डर सा बैठ जाए कि कहीं वो आ गया तो जिसका नाम ले रहा है तो वो न्याय दिला के छोड़ेगा। वो किसी भी हद पे जा सकता है, वो किसी भी तरह की लड़ाई लड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है लोगों को न्याय दिलाने। तो अभी आपके हर के जहन में बैठा रहे और वैसा अपने आप को जो है स्थापित करना चाहते थे। और आज कहीं ना कहीं अपने आप पे गर्व है कि जो चीज़ आज 18 वर्ष 19 वर्ष की आयु में जो चीज़ संकल्प लिया था, दृढ़ संकल्पित हुए थे, वो चीज़ पे मेहनत करते रहे, संघर्ष करते रहे, बहुत चीज़ों से जूझना पड़ा, तब जाकर आज ये मुकाम पे पहुँचे। तो अभी आपके ऊपर कितना केस है? अभी लगभग 20 मुकदमा है। 20 मुकदमा है जी। ये 20 मुकदमा हुआ कैसे? एक भी मुकदमा आपराधिक केस नहीं है, एक भी मुकदमा जो है गाड़ी छीनने का नहीं है, गोली चलाने की नहीं है। तो इसमें एक गोली चलाने का है तो उस समय में डीएसपी सीपी यादव हुआ करते थे, यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचारी डीएसपी थे। उसके डर से पत्रकार महोदय, अब बुरा नहीं मानिएगा, कोई पत्रकार भी उसके डर से आवाज़ नहीं उठाता था, वो डायरेक्ट केस करता था। और कोई भी जो है फालतू का जो है अपने ऊपर जो है समस्या नहीं लेना चाहता, हम थाना दौड़े तो कोर्ट दौड़े तो इधर उधर। जो कोई पत्रकार, कोई समाज से भी, किसी भी पार्टी के, सत्ताधारी पार्टी का हो या विपक्ष का हो, वो डीएसपी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते थे। और हम लोगों ने उस डीएसपी के खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया, उनके जितने भी अन्याय था उनके खिलाफ लड़ाई लड़े और अनेकों मुकदमा वो हम पे करते गए, मेरे साथियों पे करते गए, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले उनसे नहीं थे। और जो लोग बड़े कुर्ते वाले उस समय में था, उसके जहन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ था, इन लोगों पे केस मुकदमा करवा के अभी यहीं दबाया जा सकता है, नहीं तो आगे चल के ये जो आगे बढ़ जाएगा, इनका नाम चलने लगेगा, हम लोग का इतना आयु आ गया, हम लोग को लोग नहीं पूछेगा। बड़े कुर्ता वाला जो खुद नहीं करता, न करने देता, जो बड़े बड़े अधिकारियों का, पदाधिकारियों का जो है चापलूसी करता है, दलाली करता है, उस किस्म के लोग जो थे डीएसपी को सपोर्ट करते थे। वो डीएसपी को बरगलाते थे, कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं करेगा, वो ऐसे केस कीजिए, वैसे केस कीजिए। डीएसपी को भी लगा कि बच्चा है, कुछ काम रोजगार नहीं है, 2-4 को केस होगा, गार्जियन का पैसा खर्च होगा, 2-4 को इसके साथी को जेल भेजेंगे, तो और सब जो गार्जियन है, जो मेरे उस समय में अभी भी है, लेकिन उस समय की बात हम बताते थे कि एक फ़ोन पे 200, 400, 500 मोटरसाइकिल एक फ़ोन पे जुड़ता था। और कभी भी बाजार बंद हो जाती थी, कभी भी जो सड़क जाम हो जाता था, कभी भी थाना घेर लेते थे, कभी भी अनुमंडल घेर लेते थे। तो उसको लगता था इसके साथ साथ इसके साथियों पे भी केस किया जाए, ताकि अन पे केस हो तो और गार्जियन जो है कोई भी अपने बच्चे को इसके साथ भेजे नहीं, तो ये अकेला पड़ जाए। तो उसके बाद जो केस करना शुरू किया तो हम लोग डरे नहीं, ना ही मेरा साथी डरा, क्योंकि हम सबको भरोसा दिला कर रखे थे हम दूसरों के लिए लड़ाई लड़ सकते, अपने साथियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लड़ते रहे। उसके बाद जब डीएसपी को लगा कि केस भी होने से ये लोग पीछे नहीं हट रहा, डर नहीं रहा, लास्ट में वो क्या किया, फूटा कि एक साथ जेल नहीं भेजता था। उसको लगता था एक साथ जेल भेज देंगे तो एक ही खर्च में ये लोग, एक ही परिश्रम में, मेहनत में निकल जाएगा। अलग अलग करके जेल भेजो, अलग अलग करके भेजो, ताकि लोग का पैसा ज़्यादा खर्च हो और भयभीत हो जाए सबका गार्जियन। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप उदा किशनगंज के पत्रकार सबसे पूछिएगा, 2018 से लेकर जब तक वो तत्कालीन डीएसपी सीपी यादव रहे, 10-10 गाड़ी, 12-12 गाड़ी से मेरे घर को घेरा करते थे, लगता था कि हम आतंकवाद हैं। मेरे पिताजी बैठे हुए, उनसे भी पूछिएगा उस समय में मेरा गांव का क्या हालत कर दिया था। 10-10 गाड़ी वो खुद से आता था, चौसा, पुरैनी, आलमनगर, गोरपाड़ा, बिहारीगंज, अरार, पोस्टपाड़ी, सब टोटल थाना को, मुरलीगंज थाना टोटल को बुला लेता था और तब घर पे रेड मारता था। तब घर को वो हमको पकड़ने के लिए नहीं था, तो इस वो प्रकार एक भय पैदा करना चाहता था कि जो भी बच्चे, जो भी लड़के, जो भी छात्र युवा दुर्गा के साथ हैं, वैसे युवाओं के गार्जियन के अंदर भय पैदा हो
कि वो एक भय पैदा करना चाहते, कोई इसके साथ भेजे नहीं, ये अकेला पड़ जाए। अब मेरे साथ साथ मेरे अन्य साथी के घर पे भी इसी प्रकार से हमला किया जाता, रेड किया जाता था। एक समय तो ऐसा था जहाँ गोरपाड़ में किसी भी को पूछ लीजिएगा, मेरे गाँव में DSP CP यादव रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरा गांव को घेर के रखा था। और उसी समय में हम पे बिहारीगंज के तत्कालीन थाना अध्यक्ष अशोक सिंह पे गोली चलाने का आरोप लगा। हम पे केस दर्ज हुआ। DSP पूरा साजिश रच के मेरे साथी का एक अल्टो भी पकड़ाया था, जिसमें आरोप लगा था कि दुर्गा यादव अपने साथियों के साथ उदय किशनगंज से घर आ रहा था, वहाँ वाहन चेकिंग चल रहा था। इसी दौरान दुर्गा यादव जो है ड्रिंक किए हुए थे, जैसे पुलिस को देखा अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। इतना कुछ हुआ आपके साथ, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन आपके पीछे लग गए। 18 से 20 केस दर्ज भी है आपके ऊपर, तो कभी पिता या माँ मना नहीं किया आपको कि इस प्रकार क्यों करता है? उस भी बात पे आते हैं पत्रकार महोदय। पहले हम ये बता देते हैं कि हम लोग हार नहीं माने। कई बार जेल भेज गए, कई साथियों को जेल भेजा गया। अगर 2 बजे रात में किसी साथी को उठा लिया जाता था पुलिस के द्वारा, तो 3 बजे सुबह में उसके घर पे हम पहुंच जाते थे। अच्छा। जबकि पुलिस हमको कुत्ते की तरह खोजते रहते थे, तो भी हम रिक्स उठाकर उसके घर पे जाते थे। उसके गार्जियन को कहते थे हम हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आपके बच्चे को जेल भेजा है, आपको ना कोर्ट ना जेल ना थाना आपको कहीं जाने नहीं देंगे। आपके बच्चे को इतना दिन में आपसे वादा करते हैं आपको ला के देंगे, 1 भी रुपया आपको खर्च होने नहीं देंगे। हर किसी को गार्जियन को हौसला दिए। उस प्रकार जो हम साथ रहे, जो DSP CP यादव का एक भी साजिश किसी पे उसका सफल नहीं हुआ, किसी पे भी नहीं। और हम लोग भी डटे रहे। DSP CP यादव पे हम लोग भी कोर्ट में जो है 2-3 मुकदमा किए, और लास्ट में उस पर CBI टीम गठित हुई। हम जो है आदरणीय नेताजी हमारे गुरुदेव हैं पप्पू यादव, हम उनके लिए काम करते हैं। हम पप्पूवादी है और मेरे राजनीतिक गुरु वो हैं और मेरे मार्गदर्शक हैं। उसी के राह पे हम लोग चलते हैं, उसी से सीख लेते हैं। उसी से सीख मिली है कि जनता के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, समाज के लिए काम करना है, समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ना है। और वो जो हम DSP CP यादव के विरोध में हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी आकर अनुमंडल में धरना, हम लोग के पक्ष में धरना था, उसमें पप्पू यादव जी शामिल हुए थे। फिर DGP से मिले थे और कई ऐसे केस लिख के दिए थे जिस केस में सुपरविजन के दौरान जो है केस आयोग का डायरी में कुछ और कहना था, सुपरविजन में DSP का कुछ और कहना था। बाद में इस पर CBI टीम गठित हुआ, हम लोग आंदोलन किए, लड़ाई लड़े। हमारे नेताजी जो है DGP तक से मिले और जांच कमेटी बैठाने की मांग किए, और जो है लोकसभा में भी इनकी बातों को रखा गया था। तब इस पर CBI टीम गठित हुआ और उस समय में ये नौगछिया साइड के तभी तत्कालीन थाना अध्यक्ष थे, बाद में प्रमोशन होकर DSP बना। और जिस समय ये थाना अध्यक्ष थे उस समय में इसके थाना अध्यक्ष रहते हुए एक किसान को उठा के लाया था और जिसको मारते मारते ये लोग हाजत में मार दिया था। बाद में जहाँ से उठाया था उस खेत में इसको रख दिया था। उसके परिवार के द्वारा केस किया गया था जिसमें इसको बेल मिल गया था, बेल पे था ये। तब फिर से इसको ज्वाइनिंग हुआ, फिर से DSP बने, प्रमोशन हुआ। वो जो है राणा यादव राजद का जो गद्दावर नेता थे और हैं भी, तो उनके ये शायद भतीजी के हस्बैंड थे, तो इसलिए थोड़ा पावर दिखाते थे। और बगल में कुमारखंड के बगल में गुड़िया है, वहीं उसका घर था। तो तब बाद में जाकर उस केस को भी हम लोग ओपन करवाए। फिर गवाही चला तब जो जाकर यहाँ से CP यादव पर CBI टीम गठित हुआ। फिर यहाँ से उसको जो है ट्रांसफ़र किया गया और कटिहार BMP में इसका डिमोशन करके वहाँ सिर्फ इसको हाजिरी लगाने के लिए दिया। बाद में वो पीड़ित परिवार जो थे जिनके लोगों को मारा गया था जान से, बाद में वो लोग केस जीते, इनके प्रति गवाही हुआ, बाद में पूर्णिया जेल में अभी तक है। तो माता पिता नहीं बोले इस प्रकार जो आपके साथ हो रहा था? पुलिस प्रशासन लगातार आपके पीछे पड़े हुए थे, कहीं न कहीं पप्पू यादव तक आपके समर्थन किए, तो कभी माता पिता ने बोले कि ये क्यों मतलब कि हो रहा है? जी, माता पिता तो मना किए होंगे। किसी का भी गार्जियन रहे बच्चे पे केस होगा, स्वाभाविक है कि गार्जियन को डर होगा। और जो है हम पे जब 2018 में पहली मुकदमा हुआ था उस समय में हम हॉस्पिटल में ना बेड पे जो है बेडशीट हुआ करता था, ना जांच किया जाता था, ना ही उपचार किया जाता था, ना ही नाइट ड्यूटी में डॉक्टर मिलता था, और ना ही जो 8 बजे से लेकर OPD जो चलता है 2 बजे तक, उस टाइम पे डॉक्टर रहता था। कंपाउंडर के द्वारा इलाज किया जाता था। वो लोग जो है अपनी निजी क्लिनिक चलाने में व्यस्त रहते थे। और उस समय के
प्रभारी थे हॉस्पिटल का डॉक्टर डीके सिन्हा, और डॉक्टर डीके सिन्हा का जस्ट हॉस्पिटल दीवार के बगल में निजी क्लिनिक पे रहते थे। जब कोई बात होता था तो वो पीछे के दरवाजे से हॉस्पिटल आ जाते थे, जबकि जो है स्वास्थ्य विभाग के नियम के अनुसार हॉस्पिटल के 100 मीटर की दूरी में कोई भी निजी क्लिनिक नहीं होना चाहिए, जबकि हॉस्पिटल दीवार के जस्ट बगल में उसका क्लिनिक हुआ करता था। उस समय में डॉक्टरों का औदा की सुगंध में बोलबाला था, और जो जिस तरह जो यहाँ पर सबके नाम पे डॉक्टर लूटा करते थे, और जो है लाखों का बिल बना दिया करते थे गरीबों का, और आशा बीच में भूमिका निभाती थी कि सरकारी हॉस्पिटल में जो गरीब भर्ती होते थे उन्हें डरा कर, बहला कर, फुसला कर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में आशा के द्वारा भर्ती कराया जाता था, और कमीशन आशा का लेती थी। उसी समय हम लोगों के द्वारा लगातार मुहिम चल रहा था, खुदा किशनगंज को इस चीज़ों से मुक्ति दिलाएं। डॉक्टरों की जो है गुंडागर्दी जो है, मनमानी जो है, क्योंकि डॉक्टर का गुंडागर्दी इसलिए बोले, हर निजी क्लिनिक वाले 2-4 को नामचीन लोगों को, क्रिमिनल टाइप लोगों को अपने हॉस्पिटल पर रखता था। कुछ होता था वैसे लोग पहुंच जाता था, और गरीब लोगों की बातों को दबा दिया जाता था। तो कई जो है पेशेंट मरते थे, कई पेशेंट के साथ जो है ऑपरेशन के दरमियान जो है अंदर में कपड़ा छूट गया, तो कुछ से कुछ हो गया, नस कट गया, तो आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। हम लोग का यही लड़ाई चल रहा था। उसी दरमियान में जब हमारे बिट्टू सिंह थे कुमारगंज, उसके माँ के पेट में दर्द अचानक हुई, और बहुत वो दर्द से छटपटा रहे थे। जब हॉस्पिटल आया तो कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं था, कोई भी डॉक्टर, और घंटों भर नहीं आया। उसके बाद हम लोगों को खबर मिली, और उस समय में हम लोगों को जैसे खबर भी, हम लोग गए। जब हम लोग लापरवाही देखे तो हम लोग वहीं क्लिनिक हॉस्पिटल में मेन गेट में ताला मारकर 6 से 7 घंटा तक धरना पर बैठे रहे। बाद में BDO साहब, CO साहब, SDO साहब के निर्देश पर थाना अध्यक्ष जी आए, डॉक्टरों के साथ हम लोगों की बैठक हुई। हम लोग अपनी मांग को रखे कि ये मांग हम लोग का पूरा होगा तो हम लोग धरना समाप्त करेंगे, नहीं तो आगे जो हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन होगा। उसी समय में जो हम लोगों से समझौता पत्र बनाया गया कि एक ये बैठक में जो बात हुई इस पे साइन कर दीजिए। हम लोगों को उस समय साइन करा लिया गया। जो जो हमारे साथी उस पे साइन किए, सुबह होकर अखबार में पढ़ते हैं उन लोगों पे मुकदमा दर्ज हो गई है कि सरकारी काम में बाधा डालने, डॉक्टरों को धमकाने, डॉक्टरों से रंगदारी मांगने के विरोध में फलना दुर्गा यादव और उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज हुई। तो हमारे एक चचेरे भाई हॉस्पिटल में डॉक्टर के पद पे थे, हॉस्पिटल में हमारे चचेरे भाई। हम घर तक सोचे कि मुकदमा का बात घर तक न पहुंचने दे। पहली बार मुकदमा हुआ था, गार्जियन का कहना था सब कुछ करो, केस मुकदमा नहीं लेना, उससे लाइफ बर्बाद होगा। जो है आगे जो है तुम्हारे जिस मुकाम पे जाना चाहता है उसमें बाधा बनेगी केस मुकदमा, उससे आर्थिक चोट भी पहुंचती है, आगे नौकरी उकरी लेने में भी परेशानी होगी। तो तभी गार्जियन को तभी तक था कि हमारे बच्चे आगे चल के नौकरी करेंगे। तो उस समय में हमारे बड़े भाई थे, चचेरे भाई, उसके माध्यम से घर में पता चल गया मुकदमा हुई। गार्जियन से डांट सुने, फटकार सुने, तो गार्जियन के पास बोल दिया ठीक है आगे से नहीं करेंगे, केस मुकदमा नहीं होगा। गार्जियन सचेत भी किए, ऐसे करोगे तब हम लोग पाबंद लगा देंगे, तब राजनीतिक में नहीं जाने देंगे। अच्छा। पहला मुकदमा हुआ, गार्जियन बोले, फिर दूसरा मुकदमा हुआ, फिर गार्जियन थोड़ा सा बोले, तीसरा मुकदमा हुआ, थोड़ा सा और बोले, चौथा 5वां मुकदमा जाते जाते गार्जियन बोलना छोड़ दिए। तब वो सोच लिए कि हमारे बड़े पापा थे, वो सपोर्ट करते थे, कोई बात नहीं, नेता पे ऐसे केस होता है, कोई चोरी करके नहीं आया, कोई गुंडागर्दी नहीं किया, कोई गाड़ी नहीं छीना, नेतागिरी की आवाज़ उठाया, केस हुआ, हम लोग को गर्व है। तब धीरे धीरे नहीं बोलते गए। उसके बाद 2018 से लेकर 20 तक में 17 मुकदमा हो गया, और सभी मुकदमे जो है हम लोग डॉक्टर के खिलाफ लड़ाई लड़े, जो शिक्षा विभाग के विभाग लड़ाई लड़े, मतलब कि पुलिस विभाग लड़ाई लड़े, सभी केस हुआ। और जिस भी केस में अपराधी एक्ट लगा हुआ है और वो सब साजिश है कि डॉक्टर साजिश क्या, हमसे रंगदारी मांगा, पुलिस जो है आरोप लगाया कि हम पे हमला किया। जैसे उस समय में एक केस हुआ था, उस समय का हाईलाइटेड केस था, कई अखबार में जो है लगभग ये स्टोरी जो है लगभग 15 दिन लगातार चला था। डीएसपी बनाम दुर्गा यादव हाईलाइटेड मामला रहा था। घटनास्थल पर SP साहब तक पहुंचे थे जांच करने के लिए। उस समय आरोप लगा था कि उस समय हम लोग पे मुकदमा दर्ज था। आप बॉडीगार्ड, जैसे अभी कितना बॉडीगार्ड आप रखे हुए हैं? 4 गार्ड रहता है। 4 गार्ड बॉडीगार्ड आपका रहता है। तो कब से आप ये रखने लगे? ये लगभग 1 साल से। 1 साल से जी। तो आप तो एक आम आदमी का कहीं ना कहीं रक्षा करने के लिए इतना केस आपके ऊपर हुआ, तो आपको बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत पड़ गया? देखिए होता क्या है, जब आप दलदल में जाइएगा ना तो किसी को बचाने, तो जिसको बचाने जाइएगा तो ये नहीं है कि आप उसको बचा लीजिएगा, बचाने में आप भी दलदल में फंसिएगा। अगर हम गरीब, शोषित, वंचित, लाचार के
हक की लड़ाई को लड़ने गए थे तो उनके लड़ाई हम किससे लड़ने गए थे? उनकी आवाज़ को कौन दबाता था? थाना में किसका राज चलता है? डॉक्टरों के पास किसका राज चलता है? सब जितने बाहुबली टाइप के इंसान होते हैं, दबंग टाइप के इंसान होते हैं, इन लोगों के टच में डॉक्टर होते हैं, इन लोगों के टच में थाना होते हैं। यही सब अपराधी और दबंग प्रवृत्ति के, बाहुबली प्रवृत्ति के लोग थाना चलाते हैं। थाना के जो थाना अध्यक्ष होते हैं, यही लोग से पूछकर, ऐसे हर पंचायत में से लोग मिलेंगे, उन्हीं से पूछकर किस पे मुकदमा करना है, किस पे नहीं करना है। इस प्रकार का हमारे उदय किशनगंज में उस समय में चलता था। तो ऐसा जो चलता था, इसमें सभी आपको बड़े बड़े लोग मिलते थे, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े रंगबाज आदमी, बड़े बड़े अपराधी। तो जब हम किसी के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी बाहुबली से लड़ना पड़ता था, किसी क्रिमिनल से लड़ना पड़ता था। अब मान के चलिए एक उदाहरण देते हैं, किसी का हत्या हो गया और उसकी हत्या, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए अगर हम सड़क पर उतरे हैं, तो जो आदमी उसका हत्या किया, कोई सज्जन आदमी तो आके हत्या नहीं किया होगा, कोई अपराधी ही हत्या किया होगा, कोई बड़े लोग ही हत्या करवाया होगा। तब हम उसकी गिरफ्तारी का मांग करते हैं, स्पीड ट्रायल चलाने की मांग करते हैं, उसको सजा दिलवाने की मांग करते हैं और उनके परिवार को सुरक्षा देने की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं वैसे अपराधी के नज़रों में हम खटक रहे होंगे कि अगर वो जेल में पकड़ाता है तो थाना वाला जब गिरफ्तार करता है तो थाना वाला भी ड्यूटी करने आता है। वैसे अपराधी के सामने थाना वाला का आवाज़ नहीं उठता है। वो लास्ट में कह देता है कि हम नहीं पकड़ते, हम ऐसे नहीं करते। फलनमा जो है ना, इतना हंगामे खड़ा कर दिया कि साहब का ऊपर चौडर था। आप उसके जहान में बैठ जाता था कि दुर्गा यादव की वजह से हम पकड़े गए। सभी अपराधी जेल में जमा होते जाते थे। वहाँ एक चर्चा का विषय बन गया था, जो जाता था कि दुर्गा यादव, जो जाता था दुर्गा यादव। उसमें कई मेरे साथी भी जेल गए थे, वो लोग वहाँ सुनकर अबाक रह जाते थे कि जेल में जितने बड़े अपराधी हैं सब मेरे दोस्त का नाम लेता है और सब वहाँ जो है एक ही बात, जेल से निकलेंगे मार देंगे, नहीं तो जेल से मरवा देंगे। कई बार साजिश भी रची गई मरवाने का। उसके बाद पिछले साल जो है साजिश रची गई, कई बड़े पूंजीपतियों के द्वारा पैसा फिनांस किया गया मरवाने के लिए। और कई मेरे दोस्त की एक भटका में हत्या हुआ था, जो मुकदमा उसका परिवार करने के लिए तैयार नहीं था। हम बैठकर मुकदमा करवाए, वो भी जेल गए, उसके भी नज़र में खटक रहे थे। लाल यादव की हत्या हुई, लाल यादव की हत्या में कोई सड़क पे खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। वैसे समय में जो है हम जो है उसके मृतक शरीर को लेकर रात्रि तक बैठे रहे, जब तक एसपी साहब नहीं आए, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं हो गई, तब तक जो है पोस्टमार्टम के लिए जाने नहीं दिए। सभी अपराधी की गिरफ्तारी हुई, वो लोगों की भी नज़र में खटकने लगे। तो उस समय के तत्कालीन थाना अध्यक्ष जेपी चौधरी, वो जो है हमें बुलवाते हैं, हमसे पूछताछ करते हैं कि तुमको जो है उसको कहीं न कहीं से मुखबिर जो था उसको खबर मिला था कि दुर्गा यादव को मारने की साजिश रची जा रही है, जिसमें बाहर से शूटर आया हुआ। ये हम नहीं कहते हैं, उस समय के तत्कालीन थाना अध्यक्ष जेपी चौधरी थे, वो कहते थे। और उस समय के डीएसपी सतीश कुमार थे, वो कहते थे। तो तब उन लोगों के द्वारा हमें सचेत किया गया कि अभी आप घर से कम निकलिए, आप जो है बाजार मत आइए। तो उस समय में जब हमसे पूछताछ किया गया कि आपसे किस किस से दुश्मनी है, हम बोल दिए हमको तो किसी से दुश्मनी नहीं है, बस हम आवाज़ उठाएं, व्यक्तिगत तौर पर हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। वो लोग जब जांच किए, उनके जांच में कई लोगों का नाम सामने आया। हमें बोला भी कि इन लोगों पे मुकदमा आप कर सकते हैं तो कीजिए। हम बोले उन लोगों से हमें व्यक्तिगत तौर पे कोई दिक्कत ही नहीं है, हम मुकदमा नहीं कर सकते हैं। अगर वो लोगों को कुछ करना है वो आके करें, उसके लिए वो लोग स्वतंत्र हैं, हम मुकदमा नहीं कर सकते। उसके बाद पुलिस की ओर से हमें सुरक्षा दी गई। कई दिन जब पता चला दुर्गा यादव के घर पे भी अटैक हो सकता है, रात्रि के समय में कमांडो को एक दरोगा के साथ हमारे घर पे ड्यूटी भी लगाया गया। उसके बाद हम तो भी बाज़ार चल जाते थे, तो जब वहाँ पता थाना अध्यक्ष को चलता था तो वहाँ से जो है वो अपने पुलिस जीप में फिर हमको घर पहुँचा दिया करते थे। चलो, या जो है कमांडो की टीम, मोटरसाइकिल गश्ती टीम के साथ हमको मोटरसाइकिल से घर तक छुड़वा देते थे। तब से आप जो है बॉडीगार्ड रख नहीं, तब से नहीं रखे। उसके बाद उदय किशनगंज नगर परिषद बना, चुनाव जीता गया, वहाँ पे चुनाव हुआ। तो नगर परिषद में जो है हटिया का डाक होता है, बैरियर का डाक होता है, मेला का डाक होता है, कई हटिया था। तो पहली बार जब डाक हो रहा था तो उस समय में कल डाक था। आज इसी तरह हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग मन नहीं बनाए थे कि डाक लेना है। बस ऐसे समय में कई दोस्त बोला कि डाक लेना है, हम बोले बस लेना है चलो। जब पता किए तो कई बड़े बड़े सिंडिकेट बन चुका था कि सिंडिकेट बना के हम हटिया ले लेंगे, हम बैरियर ले लेंगे, हम मेला ले लेंगे, हम वहाँ का डकिया हाट ले लेंगे, तुम यहाँ का हाट ले लेना। तो चलने लगा। जब हम लोग का एंट्री हुआ
तो सबका जितना जो सिंडिकेट बना हुआ था सब ध्वस्त हो गया। सब जैसे भी मैंने जो साम दाम दंड भेद से मैंने जो कल डाक में बैठे, 3 लोग डाक में बैठा, तीनों अपना लोग था, और बोली लगाकर जितना चीज़ का डाक हुआ टोटल अपना हुआ। उसके बाद फिर जब 1 साल का डाक होता है, 1 साल बाद फिर जब डाक हुआ, उस डाक में जब बैठे तो इस अनुमंडल का कुख्यात अपराधी कहा जाता है विक्की मेहता, जो कई आदमों का हत्या किया है, कई आदमों का। आप इस प्रकार खुलेआम बोल रहे हैं तो आपको डर नहीं लगता है? तो ये पत्रकार महोदय आपके चैनल पे पहली बार नहीं बोल रहे हैं। हम जब जेल से छूट के आए थे लाइव भी आके बोले थे, कई मीडिया को भी संबोधित किए हैं, थाना में भी बोले हैं, जो हत्यारा है वो हत्यारा है। आप मेरा लाइव देखिएगा तो विगत 5 वर्षों में जिन जिन आदमों की हत्या हुआ और जिन आदमों की हत्या हुआ उनके घर वाले, उनका बेटा जो चीज़ बोलने से परहेज करता था, वो चीज़ हम खंडन किए हैं। किन यादव का हत्या हुआ, किन आदमों की हत्या के पीछे विक्की मेहता का हाथ रहा, जो थाना भी नहीं जानता था, वो भी चीज़ को हम लाइव आकर सोशल मीडिया के जरिए हम उजागर किए हैं और खुलेआम उजागर किए। इसमें डरने की क्या बात है? अगर वो मारने में सक्षम है तो अगर वो गोली चलाएगा तो उसका गोली उगलेगा, अब मेरा गोली फूल उगलेगा। जब वैसा ही बात आएगा तो तब वो अपराधी है तो हमें भी अपराधी बनना पड़ेगा। तो अपराधी बनने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने लिए और लोगों के लिए लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और हम उसके नज़र में कहीं से कहीं आए हैं तो वो पुरैनी में सब जानता है कि वो खुलेआम रंगदारी लेता था, और उसका नज़र हमारे उदय किशुनगंज में था, क्योंकि हमारा उदय किशुनगंज अनुमंडल है। और उदय किशुनगंज में धीरे धीरे जो है बड़े बड़े व्यवसायी जो हैं यहाँ पे अपने जो है व्यवसाय को बढ़ा रहा था। तो हम नहीं चाहते थे किसी अपराधी का बुरी नज़र हमारे उदय किशुनगंज में पड़े। जैसे कि बिहारीगंज में पहले कितने बड़े बड़े व्यवसायी कलकत्ता से, बंगाल से, सिलीगुड़ी से आकर यहाँ जो अपना बिजनेस करते थे, लेकिन क्या हुआ? अपराधियों की वजह से, रंगदारी के वजह से, जान के जोखिम के वजह से, जान के डर के वजह से सब यहाँ से भाग गया। तो आगे क्या करना है दुर्गा यादव को? आगे क्या करना है, क्या बनना वो आप गार्ड के बारे में पूछे ना तो सर पहले वो बता देते हैं। तो वो हम खुलेआम उसका नाम बोले थे। जिस समय भूपेंद्र यादव को बम भी लगा था उस समय में भी हम खुलेआम जो है सड़क जाम किए थे, हर चीज़ किए थे। वही जो है तो जब हम डाक में बैठे हुए थे, मेरे पे पूर्व में एक केस था लाल यादव के मर्डर के विरोध में, जो हम सड़क जाम किए थे, बाजार बंद करवाए थे, उसको जो है दंगा का एक्ट लगाकर केस कर दिए थे। हम पे दंगा का एक्ट लग गया था कि हम दंगा भड़का रहे थे। वही केस था, वारंट कोर्ट का था, तो हम बेल हमको नहीं मिल पाई थी। तो जैसे डाक हुआ तो डाक में जब बैठे तो मेरे और विक्की मेहता के बीच में वहाँ पे बोली लगनी शुरू हुई। विक्की मेहता को डर था किसके रहते हमको डाक नहीं मिल पाएगा, और हम थे कि कुछ भी हो जाए इसको उदय किशुनगंज घुसने नहीं देंगे, उसके लिए जो करना पड़ जाए। और उदय किशुनगंज घुसने का पहला उसका सीढ़ी था नगर परिषद का डाक, और हम थे कि डाक तो होने ही नहीं देंगे। और उसी में थे जब उसको लगा कि अब इसके रहते डाक नहीं हो पाएगा, तो वो जो आप पुलिस मुखबिरी कर दिया, वीडियो बनाकर डीआईजी साहब, एसपी साहब को, डीएसपी साहब को भेज दिया गया। बाद में जो थाना से पुलिस आई हमको डाक उससे उठाकर जेल ले गया। लेकिन मेरे लोग डटे रहे, ना हमको डाक हुआ तो ना उसको हुआ, तीसरे लोगों को डाक हुआ। और जब डाक हो रही थी उसके डर से कोई भी जो है वहाँ पे डाक में बैठने को तैयार नहीं थे। जब हम पहुँचे तब सभी लोगों से आग्रह किए कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है बैठने का, आप लोग सब बैठिए, आप लोग की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं, अपना भी जान देकर आप लोग को सुरक्षा देंगे। उसके नज़र में कट के वो लोग उठवा के हमको जेल भिजवा दिए। जेल से निकले वो गार्ड लेकर चल रहे थे, गार्ड लेके चलते थे, इधर उधर चलते थे। बाद में पता चला कि वो जो गार्ड उड़ता सब अवैध हथियार था। अभी उसका भाई सब जेल में है, अवैध हथियार के साथ पकड़ाया, अब वो फरारी है, उस पर STF गठित है अभी। तो तब जो वो गार्ड लेके निकला तो लोगों को लग रहा था कि विक्की मेहता जहाँ 4-5 गार्ड लेके चलता है, दुर्गा यादव चलो इसके अंदर जज्बा है, सब कुछ है, ये कैसे उससे लड़ाई लड़ेगा। तो लड़ाई लड़ना था तो बॉर्डर का लड़ाई थोड़े था कि वो हमको मारेगा हम उसको मारेंगे। बस यही बोले कि स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं, हम गलती नहीं करेंगे, हम छेड़ेंगे नहीं, हमको छेड़ेगा तो हम लड़ाई लड़ने से पीछे भी नहीं हटेंगे। तो उसके बाद देखिए बराबर जो है खबर मिलती रहती, तो उस टाइप का जो सर्किल बना, उस टाइप का धीरे धीरे जो है केस मुकदमा भी लोग
दबंग के गिनती में देने लगा, जो है लोग बाहुबली कहने लगा। तो धीरे धीरे होते होते जो है जब जिस तरह से लग रहा था घर में जो है, खुद को देखिए, खुद से मरने का डर किसी को नहीं रहता है, लेकिन अपनों को खोने का डर सबको रहता है कि मैं अपने को न खो दे, हम अपने घर परिवार के किसी सदस्य को न खो दें। ठीक उसी प्रकार मेरे घर परिवार के भी सदस्य को हर वक्त डर लगे रहता था कि हम अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने भतीजा को न खो दे, अपने भगना को न खो दे। तो होता क्या था, हमको रोज कोई भी लोग 12 बजे रात में भी फ़ोन करता था तो हम चल जाते थे। हमारे घर वाले जब तक नहीं आते थे डरे रहते थे, क्योंकि हम जिस प्रकार का शुरू से लड़ाई लड़े, तब जाके जो है तो हम अपने सुरक्षा के लिए और अपने घर वाले की संतुष्टि के लिए तब जो है गार्ड लिए, परमिशन लिए, हर चीज़ लेकर गार्ड वाल करवाए। और उस ऊपर से हमारे नेताजी का आशीर्वाद है, तो हम तो सब दिन उसका आशीर्वाद लेके चले हैं, उसका आशीर्वाद है तो कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन घर वाले और अपने और शुभचिंतकों के जो लोग अपने होते हैं उसके परवाह होती है कि हमारे भाई को, हमारे बेटे को, हमारे दोस्त को कुछ हो ना जाए, इसलिए जो है गार्ड। इतना कुछ हुआ आपके साथ, और कहीं न कहीं अभी भी फेसबुक पे आते हैं और सभी को जो है गरिया देते हैं। देखिए, जहाँ भी बोलते हैं जन्मी बात बोलते हैं, और पता नहीं लाइव आते हैं ना पत्रकार महोदय, कहीं न कहीं होता है कि हम भी जो है गंभीरता पूर्वक पूरा संयमता के साथ जो अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन लोगों की छल को देखकर, आज के लोगों के कपट को देखकर, लोगों की व्यवहार को देखकर, लोगों के अत्याचार को देखकर, कोई एक आदमी ऐसा नहीं आपको मिलेगा अगर जिससे मौका मिले तो वो आम लोगों को, गरीब लोगों को लूटने से खुद को परहेज करेगा। वैसे लोगों के बारे में जब बोलने लगते हैं ना, पता नहीं अंतरात्मा में क्या रहता है, थोड़ी उत्तेजना आ जाती है और थोड़ा जो है बोली में जो नर्वस आ जाती है कि वैसे लोगों के पता नहीं भ्रष्टाचारी का नाम आते हैं जो है उत्तेजना आ जाती है, तो उसी में जो है थोड़ा आक्रामकता तरीका से बोल देते हैं। और जो भी बोलते हैं हमारी बातों को नकार नहीं सकता है कि यही चीज़ है जो कोई नहीं बोल सकता, तो वही चीज़ जो हम बोल देते हैं तो लोगों की नज़र में खटकने लगते हैं। हर किसी को जान की परवाह रहती है, हर किसी को डर रहता है। दुर्गा यादव को जान की परवाह है कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। जान की परवाह रहता तो इस प्रकार किसी का खुलेआम नाम ही नहीं लेते। जिसका हम नाम लिए, पता कर लीजिए, अनुमंडल में एक भी नेता के पास चल जाइए, एक भी नेता, आप जिसको बाहुबली समझते हैं, नेता छोड़िए, इस अनुमंडल में आप जिसको भी बड़ा अपराधी समझते हैं, जिसको भी बाहुबली समझते हैं, जिसको भी बड़ा समाज सेवी समझते हैं, जिसको भी बड़ा नेता समझते हैं, जो कहता है कि मेरा जीवन जनता के लिए समर्पित है, मेरा जीवन समाज के लिए समर्पित है, वैसे एक भी आदमी को उनके नाम के साथ अपराधी शब्द कहवा के जुड़वा लीजिए, हम आपका गुलामी करेंगे। कोई भी उसका नाम अपराधी के साथ नहीं जोड़ेगा कि अपराधी फलना, कोई भी नहीं बोल पाएगा। तो दुर्गा का आगे का क्या प्लान है? दुर्गा यादव क्या बनना चाहता है? क्या आगे का नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान देखिए कि होता है क्या, हम जो अपने आप में फील किए हैं, अपने आप में महसूस किए हैं, अगर आप लोगों के लिए जीना चाहते हैं, समाज के लिए जीना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने नेता पप्पू यादव की राहों पे चलते हैं, उनके मार्ग पे चलते हैं, उनका शिक्षा हमको मिला हुआ है, उनका जो है शिष्य है उसका गुरु मंत्र मिला हुआ है, तो उनके जिस तरह उसको देखते आए हैं कि जनता के लिए वो कैसे दिन रात जीते हैं, कैसे करते हैं। अगर कभी कभी ऊर्जा की अगर कमी हो जाती है, कभी कभी हताश निराश हो जाते हैं, तो हम नेताजी के पास चल जाते हैं, पप्पू यादव के पास चल जाते हैं। उनका जब उतना वजन के साथ, पत्रकार महोदय, इतने भारी भरकम शरीर के साथ जब उसको 2 बजे रात में जनता के लिए जगह देख लेते हैं, तो अपने आप में कभी कभी शर्मिंदा भी महसूस होने लगता है कि हम इस 24-25 वर्ष का लड़का जो है अभी हताश निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। इतने भारी भरकम शरीर से आज 60 वर्ष की आयु में भी 2 बजे रात को जनता के लिए जगे रहते हैं, तो उससे एक प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। वही लेकर जब हम महसूस करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो आप हमारे कई वीडियो देखिएगा कि कई के बेटी के शादी में, कई के श्राद्ध में, कई के इलाज के लिए हम रुपया देते हैं। कोई भी मेरे यहाँ आ जाए, कोई भी मेरा जो है सोशल मीडिया खोल के निकाल लीजिएगा, कोई भी आ जाए बेटी के शादी में, कोई भी श्राद्ध में, कोई भी जो है पढ़ाई लिखाई में, इलाज के लिए, तो उसका जो हम अपने तरफ से आर्थिक मदद करते हैं। लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के दुलार प्यार से, जो है आशीर्वाद से इस मुकाम पे हैं कि आज उसका हम मदद कर पाते हैं। कोई भी रहे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा क्षेत्र का हो,
हम चुनाव लड़े हैं बिहारीगंज क्षेत्र संख्या 16 से, इसमें 4 पंचायत आती हैं, लेकिन हम लोग मदद जो है उदा किशनगंज के लोग के भी करते हैं, उदा किशनगंज के लोग के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि जो लोग अंदर से साफ सुथरा होता है, जिसके अंदर छल कपट नहीं होती है, वो सेवा का कोई दायरा नहीं रखता है, कोई सीमा नहीं रखता है कि हमको इसी सीमा के अंदर, इसी दायरा के अंदर हमको मदद करना है। अगर हम सिर्फ अपने चारों पंचायत में मदद करने लगे तब तो हम राजनीतिक करने लगे, हमको वोट लेना है इसीलिए करते हैं। इसीलिए मेरा कोई दायरा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, किसी भी प्रखंड का लोग चलाए, लाचार लोग चलाए, बेबस लोग चलाए, जो भी लोगों ज़रूरतमंद लोग हैं, जिस भी प्रकार का ज़रूरत है, अगर वो हमको जिस रूप में खोजेगा उस रूप में हम लोग खड़े रहते हैं। मान के चलिए कई लोगों को देखिएगा कि गरीबों से जमींदार लोग का बात करते हैं। अभी अधिकतर पंचायत हम ये करते हैं कि अधिकतर जमींदार लोग क्या करता है, गरीब गुरबों से, बेबस लाचार से वो बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं और कुछ ज़मीन 5 कट्ठा 10 कट्ठा ज़मीन लेते हैं और वो मालिक करके पैसा दे देते हैं, इस उम्मीद भरोसे से कितना बड़ा ये महतबर आदमी, इतना ज़मींदार है, मेरा 5 लाख थोड़े बेईमानी कर लेगा। लेकिन आज का वो कलयुग दौर आ गया है, वैसे जो गरीब आदमी को विश्वास जिस पे नहीं होता है कि मेरा जो है बेईमानी कर लेगा, मेरा रुपया बचा लेगा, तो वैसे लोग को देखे जमींदार लोगों को, वो 5 लाख के लिए, 2 लाख के लिए, 3 लाख के लिए जो है वो बदल जाते हैं कि हमको नहीं दिया है रुपया, और उसको लोभ घेर लेता है कि अब मेरा ज़मीन का इतना दे रहा है, हमको नहीं दिया, हमको पैसा देगा तब लिखेंगे। हम लोग जब पंचायत करते हैं, कहीं न कहीं जब सच्चाई नज़र आती है, हाँ ये लोग जो है फलाना ज़मींदार को हकीकत में पैसा दिया और वो पैसा लेके मुकर रहा है, तो वैसे जगह पर एक केस भी होता है, तो हम लोग अपने दल बल और बल के प्रयोग से कहिए कि बाहुबली से कहिए कि दमनगिरी से कहिए, वैसे लोगों को ज़मीन को कब्जा कर देते हैं, जो देते अपने लिए नहीं, वो गरीब लोगों के लिए। और जब तक वो लिखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अगर वो 5 कट्ठा बेईमानी क्या हुआ तो उसका 15 कट्ठा हम लोग जोतते हैं। तुम 5 कट्ठा इसका लिया तो हम 15 कट्ठा लेंगे। और कहीं न थाना को, पुलिस को लगता है कि ये लोग सही कर रहा है, तो उसको भी लगता है, तो वो लोग भी थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं। कहीं न कहीं न्याय दिलाने में हम लोगों को मदद मिलती है। तो इसी से जो है हम लोग कहीं न कहीं सबों की नज़र में खटकते रहते हैं। सबों को लगता है साला कहाँ से आ गया है जो आज ऐसे करते रहता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हमारे अपने लोग, हमारे जात के लोग उस समय में, शुरू के दौर में हम लोगों को इतना सताए हैं, इतना अति किए हैं। अधिकतर केस वो लोग बैठ के करवाते थे, अपना रुपया दे के करवाते थे। ये लोग इसी तरह किसी तरह ध्वस्त हो जाए, लेकिन पूरा मजबूती के साथ चट्टान के तरह जो है संकल्प लेकर आगे बढ़े थे। बहुत संघर्ष करना पड़ा। 2018 में एक भी मोटरसाइकिल नहीं होता था मेरे पास। यहाँ से किशनगंज की 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी है, पैदल जाते थे। अनुमंडल में आवेदन देना होता था, पैदल जाते थे। अगर एसपी साहब के पास आवेदन देना है, बस पकड़ के जाते थे। 18 से 20 तक का बात कर रहे हैं, 18 से 20 तक का। शुरू से लेके यहाँ तक जो पहुँचे हैं, तो आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपको सपोर्ट किए होंगे, आर्थिक मदद या कुछ ऐसे? देखिए, सबसे बड़ा तो बोले ना कि मेरा जो है एक ईश्वर स्वरूप मेरे नेता हैं पप्पू यादव, उनका आशीर्वाद रहा है। कहीं कहीं वहाँ से बल मिलता था, ऊर्जा प्राप्त होती थी। और हम लोगों की सबसे बड़ी अगर ताकत थी, किसी से भी पूछिएगा, हम लोगों की एकता में ताकत थी। तो हम लोगों का जो टीम था वो एक दूसरे से बेपनाह प्यार करता था और करता है। क्या नाम है टीम का? टीम का बहुत सारा नाम है। जैसे आपको नीतीश राणा नाम चलाएगा, सक्की भैयाज नाम चलाएगा, मंटू झा है, नीतीश नायक है, उसके बाद एक मेरे चचेरे भाई जितेंद्र यादव है, ये और मेरे जो सबसे प्रिय हैं, जिसका साथ हमको शुरू से अभी तक परछाई की तरह मिलता रहा है, वो हमारे मेरे भाई हैं वरुण, जो हमारे हर दुख सुख, हम जिस समय पैदल चलते थे उस समय में भी, जब हम पैदल उदा किशनगंज जाते थे उस समय में भी मेरे साथ परछाई बनकर वो हर वक्त साथ रहता था। उस धूप में हम अगर सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, वो कभी ये नहीं पूछा कि आप गलत कर रहे हैं, इस जगह ये आपको नहीं करना चाहिए। बस वो था कि आप बड़े भाई हैं, आपको ये चीज़ लग गया, अच्छा करना चाहिए, तो हम नहीं पूछेंगे, किंतु परंतु नहीं करेंगे। आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, आपके साथ हम चट्टान की तरह साथ है और जो है कभी पीछे नहीं हटेंगे। और आज दिन तक वो मेरे साथ जब पैदल चलते थे उस समय, आज 4 व्हीलर पे चलते हैं उस समय,
उस समय से लेकर अभी तक वो मेरे परछाई की तरह साथ हैं। कहीं न कहीं कभी भी हम हताश निराश होते थे तो मेरे छोटा भाई है वो और मेरे एक मेमरा भाई आज़ाद हैं, वो सपोर्ट कर वो दोनों जो है छोटे भाई के रूप में सब दिन जो है कहीं न कहीं जब हताश निराश हो जाते थे, संघर्ष करते करते बहुत लोगों की करतूतों को देखते देखते जब हताश निराश हो जाते थे, कभी थक जाते थे, लोगों को बदलने के प्रयास में, समाज को बदलने के प्रयास में जब थक जाते थे, जब हताश निराश हो जाते थे, एक मेरा वरुण, एक मेरे भाई आज़ाद है, ये दोनों छोटे होते हुए भी इन दोनों का मार्गदर्शन हमको मिलता था, विश्वास नहीं कीजिएगा आप। वो दोनों हमको घंटों भर समझाते थे और वो लोग कई लोगों के इतिहास को बताते थे और कई लोगों को का प्रेरणा देते थे, कुछ प्रेरणा लीजिए, वो देखिए कितना संघर्ष किए थे, वो देखिए कितना, कहीं न कहीं उन लोगों की बातों से फिर से हमें ऊर्जा प्राप्त होती थी, हम जो फिर से जो है खड़े उठते थे, अपने आप में ऊर्जा प्राप्त करते थे, एनर्जी लेते थे। तो बिहारीगंज के जो सभी लोग हैं जो अभी जो आपको जानते हैं और जो उदा किशोरगंज के अनुमंडल के जो लोग जानते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? देखिए, संदेश यही देना चाहते हैं कि अब भी हम समाज में सबसे बड़ी कमी जो देखे हैं कि अभी श्रीमान आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि आज हमारे जनता लोग पंचायत में ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि को जिताने लगे हैं, जिस जनप्रतिनिधि को न कभी ब्लॉक से मतलब रहा, न कभी थाना से मतलब रहा, न कभी भी है कोई सामाजिक कार्य से मतलब रहा, वैसे लोग रुपये के बल में जो अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को, अपने कामों को प्राथमिकता देते रहा, वैसे लोग बरसाती मेढक की तरह चुनाव में उत्पन्न हो जाते हैं। चुनाव से 6 महीना पहले जो है वो जन्म ले लेते हैं राजनीतिक में, वो लोग जनता को गुमराह करना शुरू कर देते हैं और बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। जनता जो है उन लोगों के बात में आकर उनको वोट दे देते हैं और जो लोग शुरू से जो है उनके हक के लिए लड़ते हैं, उनके आवाज़ बने रहते हैं, उनकी हिम्मत बने रहते हैं, उनकी उम्मीद बने रहते हैं, वैसे लोग को जो है नकार देते हैं। क्यों वो बात हम इसलिए कहते हैं, अपने सब आपके चैनल को जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी जनता देख रहे हैं, सबसे हम यही अपील करेंगे, आप जांचिए, परखिए। आज के दौर में वैसे सब मुखिया बने हुए हैं, वैसे सब जिला परिषद बने, वैसा सब समिति बना हुआ जनप्रतिनिधि, जो कभी ना थाना गया होगा ना ब्लॉक गया होगा, अगर उसको जनता जिता जाता है, मुखिया बन जाता है, समिति बन जाता है, प्रमुख बन जाता है, जिला परिषद, वो अपने ताकत को, अपने अधिकार को समझ ही नहीं पाता है। हम जब थाना जाते हैं कभी कभी आश्चर्य लगता है कि सिपाही के सामने वो खड़े रहते हैं, मुखिया वो जनप्रतिनिधि खड़े रहते हैं, उनके सामने कुर्सी पे नहीं बैठते हैं, जी सर, हुजूर सर, जी सर करते रहता है। तो वैसे लोग जो वहाँ नहीं बोल पाते हैं, वहाँ अथी नहीं कर पाते हैं, वो जनता को जब कोई बात आएगी, कोई मैटर आएगा, तो वो जनता की बातों को प्रमुखता से रख पाएगा, आवाज़ को रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। वैसे लोगों को देखते हैं थाना अध्यक्ष के द्वारा, किसी दरोगा के द्वारा, किसी बड़े पदाधिकारी के द्वारा, बीडीओ साहब, सीओ साहब के द्वारा एक बार सिर्फ कह दिया जाए, मुखिया जी कैसे आइए बैठिए, उसको तो लगता है अब हमको प्रधानमंत्री बैठा लिया, इसलिए कि वो कभी वहाँ तक आता ही नहीं है, होता नहीं है। जो लोग कभी कुछ देखा नहीं है, वो लोगों को जब कुछ देख लेता है, उसको लगता है दुनिया यहीं तक है, अरे साला मेरा पहुँच तो यहाँ तक हो गया है। और क्या करता है, वही लोग वैसे पदाधिकारी के एजेंट के रूप में काम करने लगते हैं। अरे तुमको ये पता नहीं है कि तुम एक जनप्रतिनिधि है, तुम एक पंचायत का नेतृत्व करने वाला है, प्रतिनिधित्व करने वाला है, तुम अपने अधिकार को समझो। तुमको जनता अपना नेतृत्व करने, प्रतिनिधित्व करने भेजा है, अपना वोट देके। वो प्रशासन जो है, अधिकारी पदाधिकारी, सिपाही, दरोगा, थाना अध्यक्ष, वो नौकर है, वो नौकरी करने आया है और उसका काम है आम जनता, आम जनों को सुरक्षा देना, रक्षा करना, न्याय दिलाना। तो वो नौकर है, तुम जनप्रतिनिधि है, तुमको जनता भेजा है अपना प्रतिनिधित्व करना। अगर तुम्हारे पंचायत के ही कोई मैटर है, ब्लॉक में रखना है, थाना में रखना है, तो पूरा जनता नहीं जाएगा, जनता के तरफ से तुम प्रतिनिधित्व करने जाएगा। लेकिन तुमको एक बार बोल दिया क्या हाल है मुखिया जी, आइए मुखिया जी बैठिए कुर्सी पे, तुम पागल हो गया। दुर्गा यादव को अगर तो मौका मिले, हमको मैसेज देना है जनता को, सुनिए, ऐसे लोगों को परखिए, ऐसे लोगों को परखिए, सही लोगों को वोट दीजिए, सही लोगों को चुना जिता कर भेजिए। आप लोग गलत लोगों को जिता देते, बाद में कहते इंदिरावास में इतना रुपया ले लिया, इसमें इतना घूस ले लिया। ऐसे लोगों को भेजिए जिताकर, जो है अगर वीडियो कहे, उस विभागीय अधिकारी कहे हमको इतना % कमीशन चाहिए, इसमें चाहिए, उसमें चाहिए, तो वो मुखिया, वो जनप्रतिनिधि डट के बोल सके
क्या चीज़ का प्रतिशत देंगे, क्या चीज़ का परसेंटेज देंगे। सरकार वो रुपया भेजा है, वो लड़के अपने पंचायत के लिए आवंटित करवा सके, वैसे लोगों को जिताइए, जानकार लोगों को जिताइए। दुर्गा यादव को अगर कभी मौका मिले चुनाव लड़ने का तो किस चीज़ से चुनाव लड़ेंगे? हम पिछले बार भी जिला परिषद का चुनाव लड़े थे, महिला सीट थी, मेरी बड़ी भाभी चुनाव लड़ी थी। तो उस समय मैं सेकंड स्थान आया था, और उस समय मैं किसी और क्षेत्र से तैयारी करता था, लेकिन वो क्षेत्र नगर परिषद में उसका 4 पंचायत कटने के बाद हम जो है बिहारीगंज क्षेत्र से आए, वैसे क्षेत्र आए जिस क्षेत्र में हम खुल के बोलते हैं, कुछ क्षेत्र में हम कभी नहीं गए थे, क्योंकि मेरा राजनीतिक जो है उदा किशनगंज में होती थी और चुनाव हमको बिहारीगंज से लड़ना पड़ा, तो मेहनत थोड़ा करना पड़ा और संघर्ष भी करना पड़ा। वो इसलिए मेरे नॉमिनेशन से 1 महीना पहले मेरी माँ डेथ कर गई, एक्सीडेंट मेरी माँ की हो गई थी। मेरी माँ को मैक्स-1 में भर्ती कराया गया, उसके बाद सिलीगुड़ी। चुनाव के 1 महीना पहले मेरी माँ डेथ कर गई। उसके बाद जब नॉमिनेशन का डेट आया तो मेरी बड़ी वाली भाभी जो है, जिसका बच्चा मात्र इतना ठोक था 7 साल का, बड़ी वाली भाभी हार्ट अटैक से डेथ कर गई। और बड़ी वाली भाभी का काम क्रिया 24 तारीख को समाप्त हुआ, 25 को हम नॉमिनेशन दिए, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में जब तक काम क्रिया नहीं होता है तब तक बाल में कंघी और सिंदूर नहीं पहना जाता है। और मेरी भाभी जो है वो नॉमिनेशन दे रही थी, तो 24 को मेरा काम क्रिया समाप्त हुआ और 25 को आखिरी नॉमिनेशन का डेट था, और 25 को हम नॉमिनेशन दिए। हम क्षेत्र में जो मेहनत किए थे, जो अति के थे, जो जनता से जुड़े थे और जो जनसंपर्क चला रहे थे, एकाएक जब माँ, और हमारा शादी भी नहीं हुआ था, हम 3 भाई हैं जिसमें माँ डेथ की, 2 भाई का शादी नहीं हुआ था। तो जब माँ डेथ की तो हम पूरी तरह टूट गए, क्योंकि छोटे बेटा थे और शादी भी नहीं हुई थी और 2 भाई कुमारे थे। मेरी माँ जो है जब डेथ की तो पूरी तरह टूट गए। वो अंदर से ऊर्जा ही नहीं था, वो बल ही नहीं था कि हम जनता के बीच जा सके, कुछ बोल सके। तो फिर अपने आप में सोच लिया हमें चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि माँ की चली गई थी तो एक तरह से अपने आप को कैद कर लिए थे, और दिमाग जो है हर वक्त माँ के पास जो है माँ करते रहते थे, आँख हर वक्त नम रहती थी, तो चुनाव लड़ने के से पीछे हट गए। लेकिन जो क्षेत्र में हम मेहनत कर दिए थे, जो जनता हमें पहले नकार दी थी, क्षेत्र जाते थे बच्चे कह के नकार देती थी कि नहीं अभी बहुत उम्र है, आपको अगले बार देखेंगे, इस बार फलना को देखना, चिलना को देखना है। जब हम मेहनत किए, कहता है ना, मेहनत और संघर्ष के आगे बड़े बड़े चीज़ों को झुकना पड़ता है, बड़े बड़े ताकतों को झुकना पड़ता है। और जो है वही हुआ कि जब हम क्षेत्र जाते थे, जनता हमको बच्चा कहकर हंसते थे और कहते थे, उसको लगता था इतने बड़े बड़े हमारे, क्योंकि ये मेरे जो विरोधी थे वो बड़े बड़े दिग्गज थे, बड़े बड़े ठेकेदार थे, बड़े बड़े लोग थे। तो लोगों को लगता था कि ये बच्चे आया टिकेगा उस आंधी में। तो लोग को जब अपना मेहनत दिखाए, अपना जज्बा दिखाए कि ये बच्चा उनके लिए क्या कर सकता है, ये बच्चा का साहस जब वो लोग देखा, हिम्मत जब देखा, तो वही जनता बाद में मेरी माँ के डेथ करने के बाद जब हमने फैसला कर लिया तब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वही जनता हम लोगों के घर पे आया और ज़बरदस्ती हमको नॉमिनेशन दिलवाया। आप कहीं भी क्षेत्र में पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप ही समझिए कि नॉमिनेशन से एक महीना पहले अगर मेरी माँ डेथ करेगी तो कोई अगर छोटा बेटा सबसे दुलारा बेटा होता है, और इतना कम उम्र में मेरी माँ चल गई, वो क्या कभी खड़े होकर जनता के बीच बोल पाएगा? वो हिम्मत नहीं था। लेकिन जनता का जो वो जज्बा देखे, जो लोग हमको नकार चुका था, जो लोग हमको दरवाजे पे कहता था कि चल जा फलना देखते बदनाम हो जाए, वो लोग हमारे घर पे चल के आया है। वो लोग कह रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो कहीं न कहीं मेहनत किए, इन लोगों का दिल जीते, तो अब हमको कहीं न कहीं लड़ना है। लेकिन देखिए दुर्भाग्य रहा, फिर से जब चुनाव लड़ने का सोचे तो मेरी एक भाभी डेथ कर गई, और आखिरी नॉमिनेशन का डेट था 25 को, 24 को काम क्रिया समाप्त हुआ, 25 को नॉमिनेशन दिए और सेकंड स्थान रहे। सिंबल के हरापड़ी, जैसे पप्पू यादव चुनाव हारे थे 2004 में लिफाफा छाप और घर छाप की वजह से पूर्णिया में, ठीक उसी प्रकार लेडीज स्पोर्ट्स और जो है तला चाबी के सिंबल की वजह से हार गए चुनाव। मेरा वोट जो है लेडीज स्पोर्ट्स में 2200 वोट कट गया, जिस कारण हम चुनाव हार गए। तो कभी दुर्गा यादव को अगर विधायक और से चुनाव लड़ने का मौका मिले तो चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव जरूर लड़ेंगे। अभी उम्र ही क्या हुआ है, और चुनाव लड़ना हम इसलिए चाहते हैं, वो छोटा पद हो
या बड़ा पद हो, इसलिए लड़ना चाहते हैं। हमने जो महसूस किया है, हमने जो देखा है, हमने जो परखा है, अगर आप जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं, अगर उनको जन्मीन अधिकार दिलाना चाहते हैं, तो आपको किसी न किसी पद पे रहना होगा, और पद पे रहने के बाद आप उसको जन्मीन अधिकार दिला पाइएगा। जिस चीज़ का अभी आप लड़ाई आपको किसी नेता से लड़ना पड़ता है जनता को दिलाने के लिए, तभी आप उस पद पे रहते हुए आप पदाधिकारी से लड़के वो आवाज़ जो है उसका हक अधिकार दिला सकते हैं। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार के राज्य में जो है सबसे ज़्यादा जो है न बोलबाला प्रशासन का है। अभी जाति निवासी बनाने जाइएगा ना, बिना 200-300 का नहीं बनता है, हर चीज़ में कमीशन है, हर चीज़ में घूसखोरी है। तो हम कहीं न कहीं फील करते हैं, अगर हम अपने समाज से, अपने राजनीतिक क्षेत्र से, अपने कर्मभूमि से इस चीज़ों को हटाना है, तो सबसे पहले वैसे पद पे जाए, जिस पद पे हम जो वीडियो के नेतृत्व में बैठक में बैठ पाए, या तो डीएम के नेतृत्व में बैठक में बैठ पाए, जहां अपनी आवाज़ को हम बुलंद कर पाए, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को डीएम को अवगत करवा पाए, और लड़कर अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो सरकार रुपया देती है उसको आवंटन करवा पाए। तो अभी जो बात सुन रहे थे, इनका नाम है दुर्गा यादव, और अभी के समय में अगर बिहारीगंज अगर ब्लॉक की बात करें, किशुनगंज और बिहारीगंज की अगर बात करें, अगर मधेपुरा भी बोल ले जी, मधेपुरा अगर जिला की बात कर ले, तो ये एक्चुअली परिचय के मोहताज नहीं है। पहली बार जब जेल गए थे तो मधेपुरा के केस में गए थे, मधेपुरा थाना के, क्योंकि उस समय में डीआरसीसी में एग्जाम चला था 2018 में, जिस एग्जाम में बड़ी धांधली हुआ था। और इधर डीआरसीसी में जो डाटा ऑपरेटर का एग्जाम चल रहा था, सर्वदलीय छात्र जो था, जो भी छात्र राजनीतिक वाले थे, वो लोग सर्वदलीय टीम जो है वहाँ पे धरना दिए थे। उसी में जब पुलिस की लाठियाँ चला तो सभी लोग नहीं टिक पाता है, सभी लोग भाग खड़े होता है। भीड़ जब रहती है तो आप उसमें भीड़ में 4-5 आदमी जो है, जो साहसी होते हैं और जो है मूर्खदर्शक होते हैं। ठीक उसी प्रकार मधेपुरा डीआरसीसी के सामने धरना पे बैठे थे, जब पुलिस का डंडा चलने लगा सभी लोग भाग खड़े हुए, लेकिन हम भागे नहीं, उसी में डटे रहे। और उसी में जब पकड़े गए तो पुलिस की बहुत सार्वजनिक तौर पे पब्लिक के बीच में नीचे से ऊपर तक लगभग जो है 60 से 70 पाइप लगा, लाठी लगा। उसके बाद जेल भेजा गया, जेल गए 2018 में पहली बार मधेपुरा के मामले में ही। और मधेपुरा में भी जो ईश्वर की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से, मधेपुरा में भी चाहने वाले जो है, किसी भी राजनीतिक के दल का हो, सीनियर हो, जूनियर हो, छात्र राजनीतिक का हो, युवा राजनीतिक का हो या सीनियर हो, जो है हर किसी जो के पास जो है नाम रखने के बाद जो है कहीं ना कहीं वो हमें पहचानते होंगे हमारे, क्योंकि हम अपने व्यवहार से सभी का दिलों को जीत रखे हैं। कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को लेकर जो हमको सब याद रखते हैं, और जो है कहीं पे भी परिचय देने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो दुर्गा यादव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप देख रहे थे प्रमुख भारत, रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।